पिछली क्लास में हमने पढ़ा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में। उसकी जो कुल 266 धाराएं थीं, उन सभी के बारे में, और बाद में जब उसमें से कुछ धाराएं कम कर दी गईं, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। इसी प्रकार हमने पिछले वीडियो में प्रस्ताव, उसके लक्षणों को पढ़ा, स्वीकृति और स्वीकृति के लक्षणों को पढ़ा, वचन, वचनदाता, वचन ग्रहीता को पढ़ा, प्रतिफल और प्रतिफल के लक्षणों को पढ़ा। साथ ही प्रतिफल रहित ठहराव सदैव व्यर्थ होते हैं, उसके बारे में पढ़ा, और इसके अपवादों के सहित व्याख्या भी की। साथ ही पारस्परिक वचन क्या होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा। अब हम आगे क्लास प्रारंभ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ठहराव। वास्तव में जितनी भी हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, वो सभी अनुबंध के लिए जो जो आवश्यक तत्व होते हैं, उन सभी को समाहित करता है। यानी ये सभी परिभाषाएं, जैसे कि प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव की फिर स्वीकृति हुई, स्वीकृति और प्रस्ताव में जो वचन हुआ, वचन को जो जन्म दिया गया, वचनदाता, वचन ग्रहीता, ये सभी अनुबंध के भाग हैं। उन्हीं में से एक होता है ठहराव। ठहराव मतलब एग्रीमेंट। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2E में ठहराव को परिभाषित किया गया। 2E धारा जो है वो बोलती है कि प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल होता है, वो ठहराव कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भी देखें कि सीता एक निश्चित तारीख को अपनी गाड़ी गीता को देने का वादा करती है, और गीता उसी दिन सीता को 20,000 रुपये देने का भी वचन देती है। सीता द्वारा स्कूटर देने का वचन और गीता द्वारा 20,000 रुपये देने का वचन, ये क्या कहलाएगा? ठहराव कहलाएगा। ठहराव होता कब है? तो इनको 3 बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कि जब दो दिमाग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलते हैं। दो दिमाग मतलब दो पक्ष किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलते हैं, तो ठहराव होता है। दूसरा, जब दो व्यक्ति एक ही बात पर सहमत होते हैं, यानी वो दोनों पक्ष या दो व्यक्ति जो हैं वो एक ही बात पर सहमत होते हैं, तो ठहराव होता है। और तीसरा, इसी प्रकार जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इसे ठहराव कहा जाता है। तो क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहले कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी समान उद्देश्य के लिए मिलते हैं। दूसरा, वे एक दूसरे की बात पर सहमत होते हैं। और तीसरा, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इसे ठहराव कहा जाता है। अब ठहराव वैध कब होता है? यानी वैध कब होगा ठहराव? जब वह राजनियम के द्वारा लागू होने योग्य हो। लीग कहते हैं कि ठहराव दो व्यक्तियों के बीच होता है जो कि अनुबंध की विषय वस्तु के संबंध में सहमत होते हैं। चेटी क्या कहते हैं कि एक स्वीकृत प्रस्ताव ठहराव का सृजन करता है। यानी एक ऐसा प्रस्ताव जिसे कि स्वीकार किया जाए, वो ठहराव को जन्म देता है। इस प्रकार वचन एवं वचनों का समूह जिसमें प्रतिफल विद्यमान हो, ठहराव कहलाएगा। यहाँ एक नई चीज है। वहां पर ये पहले क्या बोला गया कि दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है और किसी जो कि अनुबंध की विषय वस्तु के संबंध में सहमत होते हैं, ऐसे दो व्यक्तियों के बीच। दूसरा कि एक स्वीकृत जो प्रस्ताव है वो ठहराव को का सृजन कर रहा है। और तीसरा, वचन और वचनों का समूह जिसमें प्रतिफल भी विद्यमान हो, वो ठहराव कहलाता है। अब ठहराव के लक्षण क्या क्या हुए? इस प्रकार, जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव पेश किया गया है उस पर अपनी सहमति दे दे, तो प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा। इस प्रकार स्वीकार किया गया प्रस्ताव वचन बन जाता है। अतः ऐसा प्रस्ताव जो स्वीकृत किया गया है वचन कहलाएगा।
इसको यदि फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो ठहराव बराबर क्या होगा, प्रस्ताव धन स्वीकृति। यानी कोई प्रस्ताव है, उसकी यदि स्वीकृति हो गई है तो वो ठहराव बन जाए। ठहराव के लक्षण क्या क्या होंगे? सबसे पहले कि दो या दो से अधिक पक्षकार होना आवश्यक है। सिर्फ एक व्यक्ति है तो ठहराव नहीं हो सकता, दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना आवश्यक है। दूसरा, पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति का होना चाहिए। दो पक्षकार हैं, दूसरा वो आपस में सहमत भी हैं। तीसरा, पक्षकारों के बीच पारस्परिक संप्रेषण का होना, यानी कम्युनिकेशन होना चाहिए। चौथा, पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व या वैधानिक संबंध होना चाहिए। और पांचवा, ठहराव होने से केवल संबंधित पक्षकारों का ही प्रभावित होना, यानी जो संबंधित पक्षकार है वही केवल प्रभावित होते हों तो वो ठहराव। अब हम आते हैं ठहराव के प्रकार पर। ठहराव कितने प्रकार के होते हैं? अब ठहराव को वर्गीकृत करने का आधार इस प्रकार हो सकता है, यानी चार प्रकार से इसको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला कि वैधता के आधार पर, दूसरा प्रवर्तनशीलता के आधार पर, तीसरा निष्पादन के आधार पर और चौथा पूर्णता के आधार पर। अब पहला क्या है? वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर ठहराव दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वैध ठहराव और दूसरा अवैध ठहराव। या तो ठहराव वैध होंगे और दूसरा या फिर अवैध होंगे। अब प्रवर्तनशीलता के आधार पर यदि देखा जाए तो अनुबंध के रूप में हो सकता है, यानी एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा व्यर्थ ठहराव यानी वॉइड एग्रीमेंट। ये हो गए प्रवर्तनशीलता के आधार पर। और निष्पादन के आधार पर यदि हम बांटेंगे तो एक तो निष्पादित ठहराव, दूसरा निष्पादकीय ठहराव, तीसरा एक पक्षीय ठहराव और चौथा है द्विपक्षीय ठहराव। अब पूर्णता के आधार पर ठहराव को यदि बांटना है तो प्रवर्तन के योग्य जो ठहराव है वो प्रवर्तन योग्य ठहराव कहलाएंगे, और दूसरा जो ऐसे नहीं है यानी अप्रवर्तन योग्य ठहराव। अब जो वैधता के आधार पर हमने दो भागों में वर्गीकृत किया था उनको समझते हैं कि वैधता के आधार पर जो पहला क्या है, वैध ठहराव, और दूसरा अवैध ठहराव। वैध यानी लीगल एग्रीमेंट, वैध ठहराव कहलाएगा। कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले ठहराव को वैध ठहराव कहा जाता है, यानी ऐसे ठहराव जो कि कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हो वो वैध ठहराव कहलाएंगे। इस ठहराव में सभी प्रकार से वैध ठहराव के लक्षण होते हैं। अब जो वैध ठहराव नहीं है वो क्या कहलाएंगे, वो अवैध ठहराव कहलाएंगे, यानी इलीगल एग्रीमेंट। तो इसकी को कैसे परिभाषित करेंगे हम, कि जिन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है ऐसे ठहराव को अवैध ठहराव कहा जाता है। इन ठहराव में वैध ठहराव के लक्षण नहीं होते। अब दूसरे प्रकार से जो वर्गीकृत करना किया था हमने वो क्या था, प्रवर्तनशीलता के आधार पर। दो किया था ना, एक तो पहला अनुबंध के रूप में और दूसरा व्यर्थ या शून्य ठहराव। तो अनुबंध के रूप में यानी एज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे ठहराव जो राजनियम द्वारा यानी कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य होते हैं अनुबंध कहलाते हैं। वैध अनुबंध ही ऐसे ठहराव हो सकते हैं। जो भी ठहराव जो वैध हैं वो ही ऐसे हो सकते हैं जो अनुबंध के रूप में हो सकते हैं। अब आता है दूसरा व्यर्थ या शून्य ठहराव यानी वॉइड एग्रीमेंट। इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2G में परिभाषित किया गया है। ये यानी वे ठहराव जिनको शासकीय नियम के अनुसार प्रवर्तनीय नहीं ठहराया जा सकता वो व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं, यानी ऐसे ठहराव जो कि कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। उदाहरण, अजय सलमान से कहता है कि यदि तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। सलमान यह बात मान लेता है और वचन देता है कि वह आजीवन विवाह नहीं करेगा और अजय से रुपए ले लेता है। परंतु बाद में सलमान विवाह कर लेता है। इसके बावजूद भी अजय जो है वो सलमान के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के जो ठहराव हैं वो व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। अब
ऐसे कौन-कौन से ठहराव हैं जो व्यर्थ घोषित किए गए हैं? यानी व्यर्थ घोषित किए गए ठहराव। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निम्न ठहराव जो हैं वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए, जैसे कि अभी पहले पिछले उदाहरण में हमने समझाया। अब इसी तरह से अलग-अलग धाराओं के हिसाब से कुल जो 10 ठहराव हैं उनको व्यर्थ घोषित किया गया है। पहला, अवयस्क के साथ किया गया कोई भी ठहराव धारा 11 के अंतर्गत व्यर्थ घोषित किया गया है। यानी अगर आपने अवयस्क के साथ, अवयस्क मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपने कोई ठहराव किया है तो वो व्यर्थ माना जाएगा। दूसरा, आवश्यक तथ्य संबंधी गलती के ठहराव, यानी ये धारा 20 के अंतर्गत है कि आवश्यक तथ्य संबंधी अगर कोई गलती हो की गई है तो वो ठहराव व्यर्थ घोषित किए जाएंगे। तीसरा, अवैधानिक प्रतिफल या उद्देश्य वाले ठहराव, ये धारा 20 के अंतर्गत कहा गया है कि जो भी प्रतिफल वैधानिक नहीं है, यानी अवैधानिक प्रतिफल है, या कोई अवैधानिक उद्देश्य है जिसको कानूनी रूप से उद्देश्य उसका गलत है, तो ऐसे सभी ठहराव व्यर्थ माने जाएंगे। चौथा, बिना प्रतिफल के ठहराव, ऐसे ठहराव जिसमें कि प्रतिफल ही नहीं है, वो धारा 25 के अंतर्गत कहा गया है कि बिना प्रतिफल वाले जो ठहराव हैं वो व्यर्थ घोषित किए जाएंगे। धारा 26 बोलती है कि विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, जो अभी पिछले उदाहरण में अपन ने अजय और सलमान का उदाहरण दिया उसी के बारे में था, कि यदि विवाह में रुकावट डालने वाला कोई ठहराव है तो धारा 26 के अंतर्गत उसे व्यर्थ घोषित किया गया, क्योंकि हर व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार प्राप्त है यदि वह चाहे तो। छठवा, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, धारा 27 के अंतर्गत। धारा 27 बोलती है कि अगर व्यापार में कोई ऐसा ठहराव जो कि उस व्यापार में रुकावट डाल रहा है तो वो व्यर्थ घोषित किया जाएगा। धारा 28 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव भी व्यर्थ घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, ये धारा 29 के अंतर्गत कहा गया है कि ऐसे ठहराव जिनका अर्थ अनिश्चित है, इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि दो पक्षों ने तेल खरीदने का ठहराव किया, एक ने तेल खरीदने का और एक ने तेल बेचने का, ये ठहराव हो गया। लेकिन कौन सा तेल खरीदने और बेचने का ठहराव हुआ है ये उसमें स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे जो ठहराव होंगे वो व्यर्थ घोषित माने जाएंगे। अब धारा 30 बोलती है कि बाजी लगाने के जो ठहराव होते हैं वो भी व्यर्थ होते हैं, क्योंकि कानूनी रूप से ये सही नहीं है। धारा 56 बोलती है कि असंभव कार्य को करने संबंधी यदि कोई ठहराव किया गया है, ऐसा कोई ठहराव किया गया है जिसमें कि ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाए जो कि असंभव है, तो वो ऐसे प्रकार के सभी ठहराव जो हैं वो व्यर्थ माने जाएंगे। तो ये सभी हो गए व्यर्थ घोषित किए जाने वाले ठहराव। अब आता है अनुबंध का आशय। अनुबंध क्या होता है? और यही मुख्य है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के लिए आवश्यक है। अभी तक जितनी भी हमने परिभाषाएं पढ़ी वो सब ये अनुबंध के ही विभिन्न जो तत्व मिलते हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्टम से हुई है, जिसका अर्थ होता है साथ मिलना या खींचना। अतः दो या दो से अधिक व्यक्ति का किसी ठहराव करने के लिए मिलना या सहमत होना ही अनुबंध कहलाता है। वास्तव में प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व एवं अधिकार उत्पन्न करता है अनुबंध कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले एक याद करने वाली चीज है कि जो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लेटिन भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्टम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मिलना या खींचना। और
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ठहराव को करने के लिए मिलना या सहमत होना ही अनुबंध कहलाता है। यानी दो व्यक्ति मिल रहे हैं किसी ठहराव को करने के लिए और सहमत हो रहे हैं, तो वो अनुबंध कहलाता है। अब अनुबंध अथवा संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अंतर्गत दी गई। इसके अनुसार ये परिभाषा क्या बोलती है कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है वो अनुबंध कहलाता है। ठहराव तो है, लेकिन यदि वो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय या लागू नहीं हो सकता है तो अनुबंध नहीं कहलाएगा। यानी ऐसा ठहराव जो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होता है वो अनुबंध कहलाता है। अब इसको उदाहरण के तौर पर क्या समझ सकते हैं कि कृष्णा भरत को बिना किसी दबाव के अपनी कार 1 लाख रुपए में देने के लिए कहता है और भरत अपनी इच्छा से स्वीकृति प्रदान कर देता है, तो ऐसे ठहराव को अनुबंध कहा जाता है। अब आता है अनुबंध की और भी परिभाषाएं जिन्होंने दी हैं उनको समझते हैं। श्री सालमन के अनुसार अनुबंध एक प्रकार का ठहराव होता है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनके दायित्व की व्याख्या करता है। सालमन क्या बोल रहे हैं, एक एक प्रकार का ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और तीसरा बोल रहे हैं कि उनके दायित्व की व्याख्या भी करता है। तो इस परिभाषा से क्या क्या विशेषता निकल करके सामने आई? पहला, अनुबंध एक ठहराव होता है। दूसरा, एक से अधिक पक्षकार होते हैं। तीसरा, अनुबंध में ठहराव पक्षकारों के बीच होता है। और चौथा, ठहराव पक्षकारों के मध्य दायित्व को उत्पन्न करता है। अब इस परिभाषा की सीमाएं क्या हैं, यानी क्या कमी है कि यह परिभाषा ना ही ठहराव की वैधानिकता पर प्रकाश डालती है और ना ही पक्षकारों के दायित्व को स्पष्ट करती है। तो दो इसकी कमियां हैं कि इसमें वैधानिकता के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि ठहराव वैधानिक होना चाहिए, और दूसरा, पक्षकारों के दायित्व को स्पष्ट भी नहीं करती। अब अगली परिभाषा लीक ने दी है। लीक के अनुसार अनुबंध वैधानिक अनुबंध कहलाने के लिए एक ऐसा ठहराव होता है जिसके द्वारा एक पक्षकार कुछ करने हेतु बाध्य होगा जिसे दूसरे पक्षकार को प्रवर्तनीय कराने के लिए वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। इस परिभाषा के अनुसार अनुबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें भी 4 विशेषताएं हैं कि अनुबंध एक ठहराव होता है जिसका उद्देश्य वैधानिक अनुबंध का निर्माण करना होता है। दूसरा, एक से अधिक पक्षकार होते हैं। तीसरा, ठहराव में एक पक्षकार कुछ कार्य करने के लिए बाध्य होता है। चौथा, ठहराव के द्वारा दूसरे पक्षकार को वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लीक द्वारा दी गई अनुबंध की उपर्युक्त परिभाषा लगभग सभी प्रमुख बातों का समावेश करती है। अब श्री फ्रेडरिक पोलाक के अनुसार जो परिभाषा है उसको पढ़ते हैं। प्रत्येक ठहराव या वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो एक अनुबंध होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक ठहराव और वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो एक अनुबंध कहलाए। परिभाषा का विश्लेषण यदि करें तो उसमें क्या बोलते हैं कि श्री पोलाक के अनुसार केवल वही ठहराव या वचन अनुबंध होंगे जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो। ये स्पष्टतः बोलता है कि वे ठहराव या वचन अनुबंध नहीं माने जाएंगे कि जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ना हो। यानी स्पष्ट है कि ऐसे ठहराव या वचन ही अनुबंध होंगे जो राजनियम या कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो, लागू किए जा सकते हैं। इसलिए इस परिभाषा को भारतीय अनुबंध अधिनियम ने स्वीकार किया है और इस परिभाषा को आलोचनाओं रहित माना गया है। इसकी आलोचना नहीं की गई। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार अब भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 ने भी इसी परिभाषा को अपनाया है और कहा है कि अनुबंध एक ठहराव है जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अब इसके अनुसार जो अनुबंध की विशेषताएं निकल कर आ रही हैं वो 5 है। सबसे पहला कि एक ठहराव का होना आवश्यक है। दूसरा,
जो ठहराव है वो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। तीसरा, दो या दो से अधिक पक्षकार होना चाहिए। चौथा, वैधानिक दायित्व उत्पन्न होना चाहिए। और पांचवा, अधिकार प्रदान होना चाहिए, अधिकार प्रदान करना चाहिए। अब भारतीय अनुबंध अधिनियम के दृष्टिकोण से अनुबंध होने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। पहला, दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट ठहराव हो तथा ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो। अब इसको यदि फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो अनुबंध क्या है? अनुबंध बराबर ठहराव प्लस अधिनियम द्वारा प्रवर्तनीय। अब अनुबंध के लक्षण या वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व, इनको समझते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और निकल करके आता है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। इसका आंसर जब आप लिखोगे तब भी यही चीजें आपको लिखनी है। इसमें क्या लिखना है कि एक वैध अनुबंध के लक्षण या आवश्यक तत्व निम्नानुसार है। सबसे पहला, कि एक से अधिक पक्षकार होना चाहिए। दूसरा, पक्षकारों के बीच ठहराव होना आवश्यक है। ये धारा 2E में बताया गया है। धारा 11 के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। और धारा 13 जो है वो चौथा पॉइंट बोलती है कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। पांचवा, जो कि धारा 23 बोलती है, न्यायोचित प्रतिफल एवं न्यायोचित उद्देश्य होना चाहिए। और छठवा है कि अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप में व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए, धारा 26 बोलती है। और सातवां बिंदु है कि अनुबंध लिखित में होना चाहिए, साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होंगे। अब सभी ठहराव अनुबंध क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऐसे ठहराव भी होंगे जिसमें कि प्रतिफल नहीं होगा, या ऐसे ठहराव भी होंगे जो कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं किए जा सकते हैं, या ऐसे ठहराव भी हो सकते हैं जिनमें कि स्वतंत्र सहमति ना हो, या ऐसे ठहराव भी हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड ना हो, साक्षी द्वारा प्रमाणित ना हो और लिखित में ना हो। तो वो ठहराव तो होंगे लेकिन वो अनुबंध नहीं कहलाएंगे। और ये सभी अगर आवश्यक लक्षण जो अनुबंध के आवश्यक लक्षण है वो हैं, तो वे ठहराव जो है वो अनुबंध बन जाए। और इसलिए कहा गया है कि सभी अनुबंध, क्योंकि अगर अनुबंध है तो वो ठहराव तो होंगे ही, इसलिए सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।